बढ़िया। आगे क्या हुआ था लास्ट आपका? कहां तक पहुंच गए थे अपन? स्कैनएफ का एक लेक्चर हुआ है ना? ठीक। लिखिए अब अगला टाइटल, स्कैनिंग मल्टीपल वैल्यूज। टाइटल लिखिए, स्कैनिंग मल्टीपल वैल्यूज। टाइटल डालिए, स्कैनिंग मल्टीपल वैल्यूज। शुरुआत सीधे क्वेश्चन से करते हैं। लिखिए, बोलूं? राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम to ask the user to ask the user to input to input his grade, 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 comma, roll number and percentage, and display these values, display these values back on screen, display these values back on screen. लिखा? अब सबसे पहले प्रोग्राम का आपको मैं आउटपुट दिखा दूं कि आज का लेक्चर फिनिश होते होते कैसा प्रोग्राम अपन डिस्कस कर रहे हैं, कैसा प्रोग्राम अपन बना रहे हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है अभी, मैं चाहता हूं वो कुछ ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करे। जैसे ही प्रोग्राम रन हो, स्क्रीन पे सबसे पहले लिखा हुआ है एंटर योर ग्रेड। इसके बाद प्रोग्राम पॉज हो जाए और इंतजार करे कि यूजर अपनी ग्रेड दे। याद रखिएगा, ग्रेड में यूजर सिर्फ दे पाएगा एक सिंगल कैरेक्टर। मान लीजिए ग्रेड के तौर पे इनपुट में आप दिया बी। बी लिखकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, आई वांट प्रोग्राम का अगला मैसेज आए, एंटर योर रोल नंबर। सपोज करिए यूजर ने रोल नंबर दिया 12। 12 लिखकर जैसे ही एंटर स्ट्राइक हो, प्रोग्राम का तीसरा मैसेज आए, एंटर योर परसेंटेज। मान लीजिए परसेंटेज के तौर पे 6.5। ये लिखकर जैसे ही वो एंटर स्ट्राइक करे, प्रोग्राम तीनों रेस्पॉन्सेज दिखाना शुरू कर दे। सबसे पहले दिखाए योर ग्रेड इज बी, उसके बाद दिखाए योर रोल नंबर इज 12, उसके बाद दिखाए योर परसेंटेज इज 56.5। ठीक है, मेरे साथ पहले आप डिस्कस करके कोड बनवाएंगे, उसके बाद जब मैं बोलूंगा तब उतारिएगा, भी उतारिएगा मत। अब सबसे पहला काम आपका ये है, इस प्रोग्राम के आउटपुट को ऑब्जर्व करके मुझे बताइए, आपके हिसाब से प्रोग्राम में कितने वेरिएबल लगेंगे? 3 लगेंगे। तीनों इंटीजर? नहीं, एक इंटीजर, एक कैरेक्टर और एक फ्लोट। तो प्रोग्राम आज भी हमेशा की तरह स्टार्ट होगा विद द इंक्लूजन ऑफ टू बेसिक हेडर फाइल्स, stdio.h एंड conio.h। उतारिएगा नहीं, समझने वाली बहुत जरूरी बातें हैं, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। अब आप आएंगे मेन फंक्शन के अंदर, और मेन में आकर लास्ट लेक्चर की तरह आज भी सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को करेंगे डिक्लेयर। अभी तक मैं हमेशा शुरुआत करता था CLR से। पिछले एक लेक्चर से आप देख रहे हैं CLR को शिफ्ट कर दे रहा हूं मैं नीचे। उसके ऊपर पहले मैं बना रहा हूं प्रोग्राम में लगने वाले वेरिएबल्स। क्यों? इसका जवाब या तो आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट में या अगले लेक्चर की शुरुआत में आपको मिलेगा। अगला पॉइंट, वेरिएबल मुझे बनाने हैं 3, तो तीनों वेरिएबल को करना पड़ेगा डिक्लेयर। लेकिन एक बड़ी गलतफहमी, हमने अपने प्रोग्राम में सबसे पहले ग्रेड में इनपुट लिया है। क्या ये जरूरी है हम प्रोग्राम में भी सबसे पहले ग्रेड या कैरेक्टर को डिक्लेयर करें? नहीं, जरूरी सिर्फ इतना है आप तीनों को डिक्लेयर करें। ऑर्डर कैन बी एनी, आप पहले रोल ले लो, फिर ग्रेड ले लो, फिर परसेंटेज ले लो, पहले परसेंटेज ले लो, फिर ग्रेड ले लो, फिर रोल ले लो, चॉइस इज योर्स। मैं सबसे पहले डिक्लेयर कर रहा हूं इंट आर स्टोरिंग रोल नंबर, फिर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कैर जी फॉर स्टोरिंग ग्रेड, फिर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं फ्लोट पी फॉर स्टोरिंग परसेंटेज। इसके बाद मैंने कहा CLR SCR। अब मैं चाहता हूं मेरा प्रोग्राम एंटर योर ग्रेड का मैसेज लिखे, पॉज हो जाए,
यूजर से ग्रेड लेने का वेट करे, यूजर जो ग्रेड दे वो कैप्चर करे और इस जी में डाल दे। अगर आपने फ्राइडे का लेक्चर मिस नहीं करा है तो फटाफट बताइए क्या क्या लिखना पड़ेगा मुझे इस प्रोसेस के लिए। दो स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। पहला प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर आपका मैसेज एंटर योर ग्रेड, और एंटर योर ग्रेड मैसेज देने के बाद आप चाहते हैं प्रोग्राम पॉज होकर इनपुट ले, दैट रिक्वायर्स अ स्कैनफ। क्या क्या ध्यान रखेंगे? तीन बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर वन, स्कैनफ के डबल कोट्स में परसेंटेज सी आएगा। नंबर टू, कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं आएगा, बिल्कुल परसेंटेज सी के बाद डबल कोट बंद करेंगे। नंबर थ्री, कॉमा के बाद एड्रेस ऑफ, एंड नहीं बोलते, एड्रेस ऑफ आएगा, और फिर वेरिएबल का नाम आएगा जो हमारे केस में जी है। और जिन जिन बातों पे मैंने स्ट्रेस दिया, एक भी बात अगर अपन ने नहीं मानी तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। रन टाइम पे बिहेवियर आएगा एब्सर्ड। आप रुकिए आधा घंटा, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो आपको पहली बार स्क्रीन पे नजर आएगी रन टाइम एरर आने पर प्रोग्राम के क्या बिहेवियर, प्रोग्राम का क्या तरीका हो जाता है चलने का। कंपाइल टाइम प्रॉब्लम्स नहीं है, स्कैनफ में करी गई अधिकतर गलतियां कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू रन टाइम एरर्स। उसके बाद हमारा अगला स्टेटमेंट होगा प्रिंटफ, जिसमें आप यूजर से बोले रोल नंबर। नाउ रोल नंबर इज एन इंटीजर, इंटीजर स्कैन करने के लिए अपन लगाते हैं परसेंटेज डी फॉलोड बाय एड्रेस ऑफ आर। फिर इसके बाद आप एक और प्रिंटफ लिखेंगे। उस प्रिंटफ में आप लिखोगे एंटर योर परसेंटेज, जो भी परसेंटेज यूजर से आपको मिलेगी उसकी आप स्कैनिंग करेंगे, और उसकी स्कैनिंग के लिए आप लिखोगे परसेंटेज एफ डबल कोट्स बंद एड्रेस ऑफ पी। इतना जितना कोड आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इतना लिखने पर नोटिस कीजिएगा यहां तक का आउटपुट आप ला पाएंगे। ये जो अपर हाफ में दिख रहा है, ये आउटपुट इन 6 लाइनों से मिलकर आ जाएगा। अब हमें चाहिए ये लास्ट वाला पार्ट, जिसमें प्रोग्राम ये 3 मैसेजेस प्रिंट करे और हर मैसेज में यूजर का दिया हुआ इनपुट शो करे। 3 आउटपुट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है 3 प्रिंटफ से तो काम हो ही जाएगा, लेकिन दिमाग लगाइए काम एक प्रिंटफ से भी हो जाएगा अगर हम प्रॉपरली यूज कर लें बैक स्लैश एन। सिंगल प्रिंटफ भी मल्टीपल लाइंस दिखा सकता है अगर उसके अंदर यूज कर लिया जाए न्यू लाइन कैरेक्टर। तो क्या लिखना पड़ेगा अपन को स्कैनफ के बाद, बताइए जल्दी से। अपन को स्कैनफ के बाद लिखना पड़ेगा प्रिंटफ, प्रिंटफ में डबल कोट्स होगा ऑन, इसके बाद आप लिखेंगे योर ग्रेड इज परसेंटेज सी followed by a backslash n followed by your roll number is percentage d backslash n, your percentage is percentage f डबल कोट्स बंद। और ये मत सोचिएगा सर हमें कंप्यूटर पे भी ऐसे ही लिखना है क्या, मेरे पास जगह कम है तो मैं इसे नीचे शिफ्ट कर रहा हूं। आप तो लिखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट रो में, उस रो के अंदर बीच बीच में आएगा बैकस्लैश एन, तो कंसोल पे आउटपुट हो जाएगा नेक्स्ट रो पे डिस्प्ले। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, डबल कोट बंद करने के बाद कॉमा, और जिस ऑर्डर में आपने इनको लगाया है, किनको, फॉर्मेट स्पेसिफायर को, गौर करिएगा उसी ऑर्डर में आपको यहां पे लिखने हैं वेरिएबल्स के नाम। परसेंटेज सी इज ऑलवेज यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल इन माय कोड इज जी, तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉमा के बाद जी, फिर एक कॉमा दूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉमा मिस करने पर सिंटेक्स एरर आती है, रन टाइम एरर नहीं आती है। इसके बाद आई राइट आर, क्योंकि मेरा अगला स्पेसिफायर परसेंटेज डी है, और तीसरा मेरा परसेंटेज एफ है, तो आई राइट पी। इसके बाद पैरेंथेसिस बंद होगा क्योंकि एक फंक्शन यूज हो रहा है और कॉल हो रहा है, तो लास्ट में लगेगा एक सेमी। कोड पॉज हो जाए इसके लिए हमेशा की तरह आज भी लगेगा गेट सी। उतारिए फिर इसके बारे में और बात करें।
उतार लिया। जी नहीं ले पाएंगे बी प्लस, अभी मैंने बोला सिंगल लेटर चलेगा बस। बी प्लस डालना है तो फिर हमें स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। आ रहा हूँ आ रहा हूँ, पहुंचते हैं उस पे अभी। हो गया। चलिए अब सुनिए पहली जरूरी बात, इस प्रोग्राम के कंटेक्स्ट में ध्यान से सुनिएगा, फिर अभी प्रैक्टिकल करते वक्त आप देखेंगे तो और बेटर समझ में आ जाएगा। ये बताइए, एज अ यूजर मैंने क्या ग्रेड डाली है? ग्रेड की जगह पर क्या डाला है इनपुट में? बी। दिखा भी प्रोग्राम आपको बी रहा है ना? रोल नंबर क्या डाला है? 12। प्रोग्राम रोल नंबर भी आपको बकायदा 12 दिखाएगा। बट परसेंटेज में छोटा सा ट्विस्ट है। अपन ने परसेंटेज डाली है 56.5। जब आप डिस्प्ले करेंगे तो 56.5 नहीं आएगा। जब आप डिस्प्ले करेंगे तो 56.5 जीरो 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 आएगा। कहने का मतलब, सी लैंग्वेज में जब आप फ्लोट वैल्यूज को स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं तो सी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक का आउटपुट दिखाती है। और इस नेचर को, ये 6 डिजिट्स को अपन सी की भाषा में, इंग्लिश में नाम दिया करते हैं प्रिसीजन। तो ये आप बहुत कॉमन तौर पे सी लैंग्वेज में सुनेंगे। बताओ फ्लोट्स का प्रिसीजन कितना होता है? प्रिसीजन शब्द का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले नंबर ऑफ डिजिट्स, और बाय डिफॉल्ट फ्लोट का प्रिसीजन होता है अप टिल 6 डेसिमल प्लेसेस, 6 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अगर आपको लगता है सर मुझे नहीं चाहिए, बहुत अजीब लग रहा है 56.50000, आई वांट, मुझे आउटपुट 56.50 चाहिए या सिर्फ 56.5 चाहिए, अगर ऐसा चाहिए आपको तो आपको अपने प्रिंटफ को हल्का सा करना पड़ेगा चेंज। कहां चेंज करना पड़ेगा? बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, गलत जगह करा गया चेंज, कुछ का कुछ कर देगा प्रोग्राम में। जब आप ये वाला परसेंटेज एफ लिखेंगे तो इसमें कुछ नई चीजें बता रहा हूं वो करेंगे। आप इस परसेंटेज एफ को लिखते वक्त सबसे पहले परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है? परसेंटेज के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद वो संख्या लिखेंगे, जितने डिजिट आपको पॉइंट के बाद चाहिए। मुझे कितने चाहिए? 2। मान लीजिए मैं चाहता हूं आउटपुट ये आए, दिस इज द आउटपुट आई वांट। तो मैं परसेंटेज के बाद पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगाकर लिखूंगा 2, और 2 के बाद लिखूंगा एफ। कहां लिखूंगा? स्कैन एफ में नहीं, ये चेंजेस हम करेंगे इन प्रिंट एफ। और अब जब आप कोड रन करेंगे तो आपको आउटपुट में दिख जाएगा 56.50। अब आपने अगर लेक्चर्स मिस ना करे हो तो क्या आप मुझे प्रिंट एफ का पूरा नाम बता सकते हैं? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रिंट एफ? प्रिंट फॉर्मेटेड। और ये जो आज आपने पहली बार अपने कोर्स में सीखा है, इसको बोलते हैं सी की दुनिया में फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग मतलब आने वाले आउटपुट को अपनी जरूरत मुताबिक चेंज कर देना। आप कुछ ना करते तो 56.5 और 5 जीरोस आते, आपने चेंज करा तो सी ने इसको कन्वर्ट करके बना दिया 56.50। और ये भी नहीं सोचिएगा सर सिर्फ कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आप वहां 0.2 की जगह लिख दीजिए 0.12 एफ।
तो फिर आपको आउटपुट में दिखेगा 56.5 और 11 उसके आगे लगे हुए दिखेंगे जीरोस। इस तरह से हम फॉर्मेटिंग को अपने लेवल पे बदल सकते हैं और यही कारण है कि प्रिंटफ फंक्शन का फुल फॉर्म रखा गया है प्रिंट फॉर्मेट। लेकिन दो गलतियों से बचिएगा। नंबर वन, ये कहां लिखना है? प्रिंटफ के साथ, नॉट विद स्कैनफ। दूसरी गलती मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, जल्दबाजी में क्या करते हैं, लिख देते हैं %2f। ये नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग। इसका कुछ और मतलब होता है सी में। आपको लिखना है %.2f। पॉइंट लगाना जरूरी है। पॉइंट ये बता रहा है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी रिक्वायर 2 डिजिट्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये करिए चेंज, फिर आगे बढ़ता हूं। सिर्फ प्रिंटफ में चेंज करना है, पूरा प्रोग्राम मत उतारिएगा। सिर्फ ये वाला %f की जगह लगा दीजिए ये वाला %.2f। हो गया? चलो आगे। चलिए, अब अगला डाउट जो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, आपकी बैचमेट ने पूछा भी। ये बताइए, इस प्रोग्राम में हम लोग यूजर से कितने इनपुट्स ले रहे हैं? गुड, 3 ले रहे हैं। इन 3 इनपुट्स को लेने के लिए कितने स्कैनफ लगा रहे हैं? 3। और हर स्कैनफ के साथ लगा रहे हैं एक प्रिंटफ। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो मेरे प्रोग्राम में 6 लाइनें सिर्फ 3 इनपुट लेने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। कौन सी 6 लाइनें? 1 2 3 4 5 6। इफ यू विश, आप ये 6 लाइनों का कोड रिड्यूस करके 2 लाइन में ला सकते हैं। ये 3 प्रिंटफ की जगह लग जाएगा एक प्रिंटफ। ये 3 स्कैनफ की जगह लग जाएगा एक स्कैनफ। यानी एक स्कैनफ एक से अधिक डेटा भी एक बार में कर सकता है स्कैन, जिसका सबसे बड़ा फायदा होगा नंबर ऑफ लाइंस इन द प्रोग्राम विल रिड्यूस। तो लिखिए अगला टाइटल, यूजिंग अ सिंगल स्कैनफ, using a single scanf to scan multiple values. Using a single scanf to scan multiple values. एक ही स्कैनफ से एक से ज्यादा वैल्यूज स्कैन करना। शुरू करें अब। आप पहले सुन लीजिए क्या क्या नहीं बदलेगा, है ना? जो नहीं बदलेगा उसको चेंज मत कर दीजिएगा। हैश इंक्लूड से लेकर CLR SCR तक कोड विल रिमेन सेम। ये वाला प्रिंटफ जो आखिर वाला है एंड गेट ch, दे आल्सो विल रिमेन सेम। सिर्फ ये वाले प्रिंटफ प्रिंटफ स्कैनफ चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज होगा? लेट मी डू दैट चेंज। आप पहले समझना फिर नोट करना। तो ये पूरा प्रिंट स्कैन हटेगा, ये पूरा स्कैनफ हटेगा, ये भी प्रिंटफ स्कैनफ हट जाएंगे। अब इन 6 प्रिंटफ स्कैनफ की जगह एक पेयर आएगा, एक प्रिंटफ और एक स्कैनफ का।
ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ बट जगह नहीं है तो इधर लिख रहा हूँ, आप मानिएगा कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है। डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स के अंदर एंटर योर ग्रेड कॉमा रोल नंबर एंड परसेंटेज। एक ही बार में तीनों इनपुट्स आप मांग लें, बट देन स्कैनएफ थोड़ा ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा। स्कैनएफ बनाते वक्त अब आप लिखेंगे स्कैन एफ परसेंटेज सी, क्योंकि आपने सबसे पहला इनपुट मांगा है ग्रेड का। इसके बाद याद से एक स्पेस बार देंगे, स्पेस बार देकर लगाएंगे परसेंटेज डी। मेरी बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी फ्राइडे के लेक्चर के कंपैरिजन में। मैंने अभी परसों आपको स्कैनएफ पढ़ाया तो बोला था फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद स्पेस नहीं देते हैं। आज मैं बोल रहा हूं स्पेस देते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। जब हम वैल्यू लेते हैं तो स्पेस नहीं देते हैं। जब हम मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं तो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में स्पेस देते हैं। डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेरी आ रही होगी, सर स्पेस ही क्यों, कुछ और दे दूंगा तो क्या होगा, या नहीं दूंगा स्पेस भी तो क्या होगा। दोनों के जवाब मैं आपको लास्ट में देता हूं। पहले जो करना है वो सुन लीजिए। नहीं करने की लिस्ट बहुत बड़ी है, करने की लिस्ट बहुत छोटी है। करना बस ये है, दो फॉर्मेट स्पेसिफायर जब भी लगाएं उनके बीच में एक स्पेस बार जरूर दें। क्या बेनिफिट है अभी आपको समझाता हूं मैं। इसके बाद एक और स्पेस बार के बाद परसेंटेज एफ, इसके बाद कोई स्पेस नहीं तो बिल्कुल डबल कोट परसेंटेज एफ के बाद बंद। फिर आप लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे आप एड्रेस ऑफ जी, क्योंकि आपने सबसे पहले कैरेक्टर मांगा है। फिर एक कॉमा एड्रेस ऑफ आर, फिर एक कॉमा एड्रेस ऑफ पी, पैरेंथेसिस बंद और सेमीकोलन। देख सकते हैं आप, जहां 6 लाइनें लग रही थी वहां काम हो गया यूजिंग ओनली 2 लाइंस, लेकिन समझौते एक कॉम्प्रोमाइज के साथ। कैसा कॉम्प्रोमाइज? आउटपुट अब आपको ऐसा नहीं दिखेगा, अब ये आउटपुट में आ जाएगा एक बड़ा चेंज। अब जब इस कोड को आप रन करेंगे तो प्रोग्राम कुछ ऐसे आउटपुट्स शो करेगा। आपको एक ही मैसेज में तीनों इनपुट्स देने के लिए प्रोग्राम कहेगा। तो आपको मैसेज में मिलेगा एंटर योर ग्रेड फॉलोड बाय रोल नंबर एंड परसेंटेज। एक ही बार में आपसे प्रोग्राम तीनों चीजें मांगेगा। इनपुट प्रोवाइड करने के आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन नंबर 1, आप ग्रेड लिखें, स्पेस बार दबाएं, रोल नंबर लिखें, स्पेस बार दबाएं, परसेंटेज लिखें, एंटर दबा दें। दूसरा तरीका, अगर ऐसे नहीं करना है तो ग्रेड लिखें, दबा दीजिए, रोल नंबर एंटर दबा दीजिए, परसेंटेज लिखिए, दबा दीजिए। ये दो के अलावा तीसरा कोई तरीका फिलहाल इनपुट प्रोवाइड करने का आपके पास नहीं है। और आप ये नहीं सोच सकते सर आउटपुट तो मुझे पहले वाला अच्छा लग रहा है। अगर आउटपुट पहले वाला अच्छा लग रहा है तो प्रिंटफ स्कैनफ बनाने पड़ेंगे आपको अलग अलग। यहाँ एक और क्वेरी में आपके दिमाग में आने से पहले सॉल्व कर देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं क्यों मैं इसी प्रिंटफ में भी तो ये कर सकता हूँ, एंड मैक्सिमम बिगनर्स थिंक क्यों ना हम यहाँ पर एक न्यू लाइन डाल दें, एंटर योर ग्रेड बैकस्लैश एन रोल नंबर बैकस्लैश एन परसेंटेज। बुद्धि लगाइए, न्यू लाइन डालने से ये मैसेज 3 लाइनों में स्प्लिट जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको इनपुट देने का चांस पूरा मैसेज प्रिंट करने के बाद मिलेगा। तो आप गौर करेंगे कर्सर अभी भी बिल्कुल परसेंटेज के बाद कर रहा होगा ब्लिंक। ये पॉसिबल नहीं है कि एंटर योर रोल ग्रेड के बाद आपको कर्सर यहीं दिख जाए और यहीं पे आप इनपुट दे पाए। वो करना है तो प्रिंटफ स्कैनफ प्रिंटफ स्कैनफ प्रिंटफ स्कैनफ के बनाने पड़ेंगे अलग अलग पेयर। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, अपनी अपनी पसंद है। किसी को इस आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं है तो वो सिंगल पेयर ऑफ प्रिंटफ स्कैनफ ले ले। किसी को लगता है नहीं लाइन बाय लाइन प्रॉपर दिखना चाहिए तो मेहनत बढ़ाइए और प्रिंटफ स्कैनफ को अलग अलग पेयर्स में करिए डिजाइन। उतार लीजिए, फिर अगला पॉइंट लेता हूं। हाँ जी, हाँ जी। प्रिंटफ में स्लैशन लगाते हैं रो चेंज करने के लिए, रो चेंज उसी कारण से तो हो रही है। हाँ, आउटपुट में इस रो को नीचे लाने के लिए वहां बैक स्लैशन लगा रहे हैं। नहीं लगाएंगे तो ये रोल नंबर वाली लाइन भी इसी के आगे दिखेगी आपको। हाँ
हाँ हाँ, अभी कराता हूँ ना मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा। ये उतार लो आप। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, उसी पे आ रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। उतारिए आप, फिर मैं बताता हूँ कॉमा लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। स्कैन फॉर्मेटेड। और स्कैनएफ करता क्या है? स्कैनएफ यूजर से इनपुट्स लेता है। जी। आउटपुट में। तो सी राउंड ऑफ करके 2 ही रखेगी, बाकी हटा देगी। एक लाइन में लिख पाएंगे तो भी सेमीकोलन के बाद ही लिख पाएंगे, क्योंकि डेटा टाइप अलग अलग है। आप ये नहीं कर सकते इंट आर फिर कैर जी फिर फ्लोट पी, इनके बीच में सेमीकोलन देना पड़ेगा। बैठ जाइए बैठ जाइए। अगर एक ही लाइन में करेंगे तो ऐसे कर पाएंगे आप। इंट आर सेमीकोलन, कैर जी सेमीकोलन, फ्लोट पी सेमीकोलन। ये नहीं चलेगा कि आप लिख दें इंट आर कॉमा कैर जी कॉमा फ्लोट पी। ऐसे करेंगे तो आ जाएगी एरर। ये चलेगा। ठीक है। लिख दिया। चलूं आगे। अब आपके बैचमेट का डाउट, जो मेरा भी अगला था, कि क्या होगा अगर स्कैनएफ में हम परसेंटेज सी के बाद कॉमा लगा दें। मान लीजिए हम स्कैनएफ ऐसे लिख दें। नाउ लिसन अगेन वेरी केयरफुली। स्कैनएफ फंक्शन में दो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में आपसे जो भी सिंबल लग जाएगा, स्कैनएफ फिर एक जिद पकड़ लेगा कि उसे इनपुट में भी दो वैल्यूज के बीच में ये वाला सिंबल चाहिएगा। मतलब ये जो कॉमा आपसे अनजाने में स्कैनएफ में लग जाएगा, इसका एक स्पेशल मतलब होगा। और मतलब होगा कि इनपुट अब ना ऐसे दिया जा सकेगा ना ऐसे दिया जा सकेगा। अब इनपुट देना पड़ेगा यूजर को बी, देन he'll have to put a comma 12 comma 56.5 एंड देन एंटर। ठीक। इसलिए यहां दिए गए सिंबल्स को हम सी की वोकैबुलरी में नाम देते हैं सेपरेटर। क्या नाम देते हैं? सेपरेटर, जो दो वैल्यूज को सेपरेट करने का काम करता है। सेपरेटर के तौर पे आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, बट देन वही सिंबल वहां पे करना पड़ेगा टाइप। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां कॉमा की जगह डॉलर लगा दिया, तो अब मुझे इनपुट में देना पड़ेगा बी $12 $56.5। लेकिन अगर आप कॉमा ना लगाकर यहां पर स्पेस दे देते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। स्पेस होने के कारण आप स्पेस से तो इनपुट सेपरेट कर ही पाते हैं, स्पेस होने के कारण आप एंटर भी प्रेस कर पाते हैं। स्पेस आपको एडिशनल बेनिफिट देती है। वन स्पेस कैन ईदर बी यूज विद स्पेस और इनपुट कैन हैव एंटर कीज। लेकिन अगर यहां कॉमा आ गया, डॉट आ गया, कोलन आ गया, कुछ भी आ गया, तो फिर आपको वही सिंबल इनपुट में देना पड़ेगा। हालांकि कई बार ये अच्छा भी होता है। गेस कब? ये अच्छा तब होता है जब आप इनपुट एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यूजर से उसकी डेट ऑफ बर्थ लेना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं वो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल डेट स्टाइल में दे। डेट स्टाइल क्या होता है? डे लिखने के बाद फॉरवर्ड स्लैश, फिर मंथ लिखने के बाद फॉरवर्ड स्लैश। तो मैं अपना स्कैनएफ फिर लिखूंगा कुछ ऐसे, स्कैनएफ परसेंटेज डी फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज डी फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ डी एड्रेस ऑफ एम एड्रेस ऑफ वाई। कौन है डी एम वाई? मैंने बनाए होंगे 3 इंटीजर,
जिसमें एक में रखूंगा मैं डे, एक में मंथ और एक में। अब अगर आपने ऐसे लिख दिया और यूजर मान लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1991, तो उसे देना पड़ेगा 15 फॉरवर्ड स्लैश सितंबर वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 9 फॉरवर्ड स्लैश 1991। अब उसको इनपुट में भी ये फॉरवर्ड स्लैश लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपने सेपरेटर के तौर पे फॉरवर्ड स्लैश को करा हुआ है यूज। स्पेस नहीं चलेगी, अब जो लग गया बस वही चलेगा फिर। बट अगर स्पेस लग गई तो यहां स्पेस भी चलेगी और यहां एंटर भी चलेगा। कुछ नहीं लगाए बताता हूं मैं आपको, 2 मिनट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं लगाएंगे तो नोटिस करिएगा, फिलहाल आपके प्रोग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए अपन ने इस स्कैनएफ को ऐसे लिख दिया, स्कैनएफ परसेंटेज डी परसेंटेज सी परसेंटेज एफ, लाइक दिस। एड्रेस ऑफ आर, एड्रेस ऑफ जी, ऐसे करके आपने लिखा। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन तब बहुत बड़ी दिक्कत जाएगी कोड में जब आने आने वाले दिनों में आप इनपुट्स के कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। सो अभी के लिए याद रखिएगा, आपको स्पेस नहीं देने की आदत नहीं डालनी है, क्योंकि आदत अगर डल गई तो कुछ दिनों बाद आपको ये आदत बदलनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको वो हैबिट डलवा रहा हूं जो पूरे कोर्स में कभी नहीं बदली जाएगी। कभी भी आप इनपुट लें, हमेशा याद रखें, सेपरेट दीज इनपुट वैल्यूज विद स्पेसेस, सो दैट आपके कोड में कभी रन टाइम पे प्रॉब्लम्स ना जाएं। अब ये सारी बातें बेहतर होगा हम प्रैक्टिकली समझें। तो अब स्टार्ट करता हूं मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो, जो आपने आज पढ़ा वो, रन टाइम एरर्स आती है तो कोड कैसे बिहेव करता है, ये बातें और ये सारी छोटी छोटी बातें प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं लिखना है, आराम से बैठिए, देखिए। जो 2 दिन से पढ़ रहे हैं अब उसका प्रैक्टिकल सेक्शन लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले फ्राइडे वाले लेक्चर का प्रैक्टिकल। हैश इंक्लूड stdio.h, hash include conio.h, void main, लास्ट लेक्चर में आपने यूजर से सिर्फ एक इनपुट लिया था, उसकी एज, तो इंट ए, clr str, प्रिंट एफ, कोट्स में एंटर योर एज, स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए, प्रिंट एफ डबल कोट्स योर एज इज परसेंटेज डी कॉमा ए एंड द यूजुअल गेट सी एच। ठीक है, ये आपके कोड का परफेक्ट डिजाइन है। कोड को मैंने कंपाइल करा, नो एरर्स। कोड को मैंने रन करा, एंटर योर एज, मैंने एज दी मान लीजिए 24, प्रोग्राम ने भी जवाब दिया योर एज इज 24। अब वो 3 गलतियां, जो गलतियां करने से मैंने आपको मना करा था। गलती नंबर 1, अनजाने में आपसे फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया चेंज। क्या होना चाहिए इंटीजर के लिए? परसेंटेज डी होना चाहिए, मैंने गलती से लगा दिया परसेंटेज एफ। नोटिस करिए, नो कंपाइल टाइम एरर विल अराइज, लेकिन मैं प्रोग्राम रन करूंगा, रन होने के साथ क्रैश कर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रोग्राम रन होकर क्रैश हो गया है। खत्म हो गया वो। अपन इंतजार में बैठे रहेंगे कि अभी आएगा आउटपुट, नहीं आएगा, प्रोग्राम खत्म, प्रोग्राम कर गया क्रैश। ये देखने के लिए क्या हुआ, कंसोल खोलिए तो कुछ मैसेजेस आपको दिखे हुए दिखेंगे, समझ में कुछ आएगा नहीं, बस इतना पता लग जाएगा कुछ गलत हो गया है, तभी प्रोग्राम इस तरह से बोल रहा है। अब सोचिए, छोटी सी गलती आपने की है, डी की जगह लगा दिया है एफ, इतनी बातें सी ने आपको सुना दी। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक, एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन, ये सब पढ़ेंगे आप आगे, ये रीजन क्या है, ये मैसेज का मतलब क्या है, वो आगे क्लियर होगा। अभी याद रख लीजिए, अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत लगाते हैं तो प्रोग्राम इसी तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर्स दिखाता है। दूसरी गलती जो मैंने आपको कहा था नहीं करिएगा, वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद
अननेसेसरी स्पेस छोड़ देना। नहीं ध्यान रहा मुझे, लगा दिया मैंने एक स्पेस बार परसेंटेज डी के बाद। प्रोग्राम करा मैंने कंपाइल, 0 एरर्स। प्रोग्राम करा मैंने रन, एंटर इरेज लिखा हुआ आया। अगर आपने ध्यान से पिछला प्रैक्टिकल देखा तो मुझे बताइए 24 के बाद एंटर दबाने पर क्या हुआ था? आउटपुट आ गया था योर एज इज 24। अब देखिए क्या होगा। नई नई प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो इधर हिलाया इधर हिलाया, कुछ नहीं होगा। तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप एक एक्स्ट्रा इनपुट ना डालें। कुछ आपको डालना पड़ेगा, समथिंग, फिर एंटर दबाइए तो प्रोग्राम चलेगा। उसका रीजन आगे समझ में आएगा, बट अभी ये टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है बीइंग अ बिगनर। लास्ट गलती, अब इस गलती को देखने के लिए कमजोर दिल वाले दिल थाम के बैठिएगा। जो होगा वो आपको कंफ्यूज कर देगा बहुत बड़ा। मैंने गलती से एड्रेस ऑफ मिस कर दिया स्कैनएफ में। कंपाइल करा, कोई दिक्कत कंपाइल टाइम पे नहीं आई, है ना, दिल बिल्कुल मजबूत रखिएगा। प्रोग्राम रन करा, एज डाली मैंने 24 साल। प्रोग्राम देखिए मुझे क्या जवाब देगा। -28,771 साल उम्र है। सोचिए। ठीक, ये सारे रीजंस आपको आगे बताऊंगा मैं, बट ये वो गलतियां हैं जो बिगनर्स से हो जाती हैं अगर स्कैनएफ को वो गलत तरीके से लिखते हैं। होना ये चाहिए था कि सी लैंग्वेज को इसमें हमें देनी चाहिए सिंटेक्स एरर, बट वो नहीं दे रही है एरर, आपके कोड को चला दे रही है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है एट रन टाइम। एक और बात मैंने आपसे बोली थी, स्कैनएफ में एड्रेस लगाते हैं, प्रिंटएफ में एड्रेस ऑफ नहीं लगाते हैं। लगा देंगे, यहां का भी आउटपुट को देगा, आप समझ नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। रन करा मैंने, 24 दिया तो उसने दिखा दिया -12। ठीक है, और आप इंजीनियर्स हैं तो कुछ गणित मत लगा लीजिएगा कि जो देते हैं वो आधा हो जाता है और माइनस में चला जाता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है। मैं 36 दूंगा, -18 नहीं दे देगा, कुछ भी उठा कर दे देगा। और ये आपको मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे वॉइड के लिए वी आर वेटिंग फॉर फंक्शंस, ऐसे एड्रेस ऑफ से ऐसा क्यों होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन अ चैप्टर कॉल्ड पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आने दीजिए, एड्रेस ऑफ की पूरी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूंगा, बट तब तक के लिए स्कैनएफ में एड्रेस ऑफ भूलिएगा मत और प्रिंटएफ में जबरदस्ती एड्रेस ऑफ लगाइएगा मत, वरना आउटपुट आप समझ नहीं पाएंगे क्या आ रहा है। ये था पिछले लेक्चर का प्रैक्टिकल। अब आज जो पढ़ा उस पे आता हूं। आज आपने मल्टीपल वैल्यूज लेना सीखा। तो इंट आर, कैर जी, फ्लोट पी। पहले मल्टीपल प्रिंटएफ स्कैनएफ में चलते हैं। तो मैंने यूजर को मैसेज दिया एंटर योर ग्रेड फॉलोड बाय स्कैनएफ परसेंटेज सी एड्रेस ऑफ जी। Another printf, enter your roll number followed by a scanf percentage d address of r. Another printf, enter your percentage scanf percentage f address of p. सिंगल printf में तीनों को प्रिंट कराया। your grade is percentage c \n, your roll number is percentage d \n, your percentage is percentage f। यहां g r p। ठीक है, आप खास ध्यान दीजिएगा फ्लोट के बिहेवियर पे। ग्रेड और रोल नंबर बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करेंगे, नॉर्मली बिहेव फ्लोट भी करेगा, लेकिन सी का वो नॉर्मल बिहेवियर बिगनर्स के लिए थोड़ा सा सरप्राइज होता है। कोड कंपाइल करा मैंने, कोड रन करा, प्रोग्राम ने बोला ग्रेड दो, आई सेट बी, रोल नंबर आई सेट 12, परसेंटेज आई सेट 56.5। ये आउटपुट बी और 12 सेम टू सेम, परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम, बट इट हैज बीन स्ट्रेच्ड अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। क्या कहलाता है ये बिहेवियर? प्रिसीजन। नंबर ऑफ डिजिट्स displayed after the decimal point are called precision and default precision in C programming is 6। ठीक है, अब और एक बड़ा सरप्राइज आज आपको स्पेशल दिखाऊंगा मैं। थोड़ा सा आप चौंकेंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ। कीप पेशेंस, अगले डिटेलिंग लेंगे जब डेटा टाइप चैप्टर जो मंडे
स्टार्ट होगा उसको हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी बस आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसा भी होता है, बस वो दिमाग में रख लेना कि ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, है ना। पहले आप देखो मैं किस, 2 मिनट बस मैं अपनी बात पूरी कर लूं, किस सरप्राइज की बात कर रहा हूं मैं। मैंने कोड रन करा, बी और 12 दिया, यहां दिया 45.8। अगर आप पहली बार सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं और मैं आपसे पूछूं बताओ परसेंटेज क्या आएगी, तो जितना अभी तक सीखा है 100% आपका दिमाग बोल रहा होगा 45.80000। बट देखिए क्या हो रहा है कुछ सरप्राइजिंग बिहेवियर। अब वो आ रहा है 45.7 99999, जबकि एक्सपेक्टेड था 800000। और एक बिहेवियर देखिए, फिर मैंने रन करा, बी दिया, 12 दिया, 45.4 दिया। क्या लग रहा है 399999 पिछले से इंस्पायर होकर। इस बार फिर कुछ और है, देखिए 400002। सब मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, इतना तो समझ पा रहे हैं ना, जो वैल्यू आ रही है वो इस वैल्यू के अप्रोक्सीमेशन में आ रही है, ये बोल सकते हैं ना मैथ्स में अपन, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रही है। लेकिन एक बात है, सब में पॉइंट के बाद आ रहे हैं 6 डिजिट। तो अब ये तीनों बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे, 6 ही क्यों आते हैं, और अगर आते हैं तो सब जीरो क्यों नहीं होते हैं, लास्ट में चेंज क्यों हो जाता है, और फिर मैं कैसे पहचानूंगा कि आउटपुट कैसा आने वाला है। ये सब आगे चलकर डेटा टाइप की डिटेलिंग में। अभी इसको कंट्रोल करना सीख लीजिए। बीमारी का कारण अभी नहीं पता है, बीमारी का इलाज करवा देता हूं मैं अभी, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रीजन आपको बताऊंगा एक लेक्चर बाद। प्रॉब्लम दूर करने का तरीका आपको पता है, ये परसेंटेज एफ को चेंज कर दीजिए 0.2f। 2 मैं लगा रहा हूं, आपको जो मना है आप वो लगा सकते हैं। अब चलिए इस कोड को करिए रन, कुछ स्टैंडर्ड बिहेवियर मिलेगा जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस के साथ जाएगा। 56.5 विल बिकम 56.50। कोड को फिर से रन करा अपन ने, बी 12 56.8 will become 56.80। 7999 नहीं आ रहा है, और ऐसे ही आपके बाकी इनपुट्स कंट्रोल हो जाएंगे। बट ये क्यों करना पड़ा, इसके बगैर क्यों नहीं हो रहा है, इट हैज अ वेल डिफाइंड रीजन जो डेटा टाइप की डिटेलिंग में आपको शेयर करूंगा मैं। आप कुछ पूछ रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अभी समझ नहीं पाएंगे बट बता देता हूं। अगर मैंने यहां 1 लिख दिया, ठीक है, तो ग्रेड भी मेरी 1 बनकर स्क्रीन पे मुझे प्रिंट होगी। अब ये क्यों हुआ, इसके लिए हम आस्कीज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ग्रेड 1 कैसे हो गई, ग्रेड तो अल्फाबेट होना चाहिए, 1 क्यों ले लिया सी ने, आएगा डेटा टाइप्स में पढ़ेंगे अपन। अभी एक वर्ड बोल रहा हूं बस दिमाग में रख लीजिए, आस्की कोड्स, समथिंग रिलेटेड टू दैट। ठीक है, चलूं आगे, हो गया। अब अगला पॉइंट, एक ही स्कैनएफ में मल्टीपल वैल्यूज कैसे लेते हैं। तो एंटर योर ग्रेड कॉमा रोल नंबर एंड परसेंटेज, ये अपन ने दिया। जो सही तरीका है पहले वो देखिए, फिर जो नहीं करना है वो भी दिखाता हूं। सही तरीका है एक एक स्पेस देकर तीनों को करिए सेपरेट। तो एड्रेस ऑफ जी कॉमा एड्रेस ऑफ आर कॉमा एड्रेस ऑफ पी कॉमा, सॉरी कोई डॉट ले जाए तो एरर। डबल कोट के अंदर डॉट आएगा उसका मतलब कुछ और है, डबल कोट के बाहर डॉट आएगा मतलब कुछ और है, दैट विल बी एन एरर। तो दिस शुड नॉट बी डॉट, दिस शुड बी अ कॉमा। बाकी प्रिंट स्कैन हटा देते हैं, कंपाइल, ठीक है, रन। अब नोटिस करिए तीनों इनपुट एक साथ मांगे जा रहे हैं। तो मैंने ग्रेड दी बी, स्पेस बार देकर रोल नंबर दिया 12, परसेंटेज दी 78.9। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका, प्रोग्राम को मैंने रन करा, ग्रेड दी मैंने बी, एंटर दबा दिया, परसेंटेज सॉरी रोल नंबर 15 एंटर दबा दिया, परसेंटेज 67.2। ऐसे। अब जो नहीं करना है आपको वो सुन लीजिए, लगा दिया आपने अनजाने में इनके बीच में कॉमा। तो अगर तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है और आपको याद है कि मैंने कोड में कॉमा लगाया है, तो डेफिनेटली आप इनपुट में भी कॉमा दे पाएंगे और आउटपुट भी बिल्कुल सही मिलेगा आपको। बट अगर आपने लगाया कॉमा और दे दी इनपुट में स्पेस, कुछ ऐसे, सिवाय ग्रेड के बाकी दोनों, कौन दोनों, रोल और परसेंटेज, एब्सर्ड, ऊट पटांग कुछ भी दिखेंगे।
आगे पता चलेगा आपको एक छोटे से कॉमा के ना होने के कारण ऐसा बिहेवियर क्यों शो करा सी ने। लास्ट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था कुछ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोड बढ़िया चलेगा, लेकिन ये आदत आपको 10 दिन बाद बदलनी पड़ेगी जब आप इनपुट का स्पेशल केस हैंडल करेंगे। अभी फिलहाल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप दीजिए यहाँ पर बी स्पेस बार 12 स्पेस बार 45.6, एवरीथिंग विल वर्क फाइन। लेकिन दिस शुड नॉट बी योर हैबिट, वरना ये हैबिट चेंज करते वक्त फिर दिक्कत जाएगी और आप कंफ्यूज होंगे। तो मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं। एक सिंगल बात बता रहा हूं वंस फॉर ऑल, पूरे टाइम के लिए याद रख लीजिए, जिंदगी भर जब तक सी में स्कैन एफ लिखेंगे कभी दिक्कत नहीं जाएगी, जब जब आप दो स्पेसिफायर के बीच में डालेंगे एक स्पेस बार। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल पूरा हुआ। अब अगला छोटा सा टॉपिक लेते हैं जी। बताया था मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया। अभी तो बताया था मैंने, यही तो डाउट पूछा था। बिल्कुल एक लाइन में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सेमी कोलन के बाद आप इन्हें लिखें। कर सकते हैं, अभी भी हो जाएगा। बट अगर ये सेमी कोलन भूल गए तब आ जाएगी एरर। अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी पे अगला टॉपिक है मेरा। टाइटल डालिए रूल्स फॉर, टाइटल डालिए रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग, रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम्स। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम्स। बताइए जरा टाइटल देखकर क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप 2 दिन से अपने प्रोग्राम में वेरिएबल बना रहे हैं, ए बी सी आर जी पी नाम दिए जा रहे हैं। अब सी लैंग्वेज ने इन नामों को रखने के लिए भी 6 रूल आपको दिए हैं। इन रूल्स को मानना बहुत जरूरी है। ये रूल्स हैं तो आप समझ ही रहे होंगे, अगर एक भी रूल आपने तोड़ा तो कंपाइलर दे देता है सिंटेक्स एरर। मैं रूल डिक्टेट करूंगा, समझाने का काम आपका है ना। और फिर प्रैक्टिकल करके देख लेंगे अपन अभी के भी। जी हाँ, नहीं चलेगा ना, तुम परेशान क्यों हो, झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं तुम लोगों से। लो चलो कॉमा लगा दूं, खुश। लिखो, लिखिए रूल नंबर 1, all variable names in the program, all variable names in the program should be unique, should be unique and should not contain any keyword, and should not contain any keyword। बताइए क्या मतलब है इस रूल नंबर 1 का। एक प्रोग्राम में एक नाम एक ही वेरिएबल को आप दे पाएंगे, इस नाम से आप दोबारा कोई वेरिएबल नहीं बना पाएंगे। और वेरिएबल का नाम कुछ भी रखिए, बट इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। आज आपको सही मायनों में समझ में आएगा व्हाई कीवर्ड्स आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स, क्योंकि कंपाइलर ने उनको रिजर्व कर दिया है। आपको और मुझे इजाजत नहीं है कि हम उन्हें अपने प्रोग्राम में वेरिएबल के तौर पे यूज करें। इन दोनों बातों का प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, सेम नाम 2 बार देता हूं मैं, बाकी पार्ट हटा दे रहा हूं, उससे कोई मतलब फिलहाल है नहीं। सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर करके देखते हैं क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो मैंने कहा इंट आर और फिर मैंने कहा कैर आर। ये सोचते हुए कहा कि दोनों की डेटा टाइप तो अलग अलग है, तो कंपाइलर तो समझ ही जाएगा। नहीं समझेगा, कंपाइलर कहेगा मल्टीपल डिक्लेरेशंस फॉर वेरिएबल आर। क्लियर? नो टू वेरिएबल्स कैन एवर हैव सेम नेम। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, मुझे फ्लोट नाम बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूं अपने वेरिएबल का नाम फ्लोट लिख दूं। नहीं कर सकता, बिकॉज फ्लोट इटसेल्फ इज अ कीवर्ड, कंपाइलर विल नॉट अलाउ दिस। राइट? वो आपको कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है 2 डेटा टाइप लिख दी, वेरिएबल की तो डेटा टाइप सिर्फ एक हो सकती है।
इसलिए वो कह रहा है टू मेनी टाइप्स इन डिक्लेरेशन। इसलिए डेटा टाइप्स के नाम या किसी भी कीवर्ड के नाम को वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज करना प्रोहिबिटेड है। रूल नंबर 2 लिखिए, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन variable names can contain alphabets as well as digits both. Variable names can contain alphabets as well as digits both, but they must begin with an alphabet. But they must begin with an alphabet. क्या समझ में आया बताइए? जल्दी जल्दी, छोटे छोटे में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वेरिएबल के नाम में लेटर और नंबर दोनों अलाउड हैं, तो वेरिएबल का नाम अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, उस अल्फा न्यूमेरिक में भी शुरुआत अल्फाबेट से होनी चाहिए, राइट? सो आप बताओ, विल दिस वर्क R1? कि नहीं, नहीं चलेगा? चलेगा, मैंने शुरुआत R से की है ना, एंड R इज अ लेटर, तो दिस विल वर्क। बट अगर मैंने इसको पलटा एंड आई सेड 1R, this is not going to be accepted by the compiler, वो मना कर देगा, declaration terminated incorrectly. You can have as many number of digits as you want, but not at the starting position. शुरुआत लेटर होनी चाहिए। बढ़िए, आगे रूल नंबर 3 जी, बिल्कुल सही है। आरआर में क्या दिक्कत है, दीजिए, ठीक है। बढ़िए, आगे नेक्स्ट रूल नंबर 3, नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, EXCEPT, एक्सेप्ट की स्पेलिंग, नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर is allowed in the name of a variable, full stop, in the name of a variable। फिर बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से, नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर इज अलाउड इन द नेम ऑफ अ वेरिएबल। उसी में आगे लिखिए फुल स्टॉप करके, वेरिएबल नेम्स कैन ऑल्सो बिगिन विद एन अंडरस्कोर, वेरिएबल नेम्स कैन ऑल्सो बिगिन विद एन अंडरस्कोर। अब बताइए, व्हाट आर स्पेशल कैरेक्टर? व्हाट आर स्पेशल कैरेक्टर? अंडरस्कोर तो है ही खैर, और जो डिजिट और अल्फाबेट नहीं है वो सब स्पेशल है, जैसे डॉलर, डॉट, हैश, ये वेरिएबल के नाम में नहीं आ सकते। नोटिस कीजिएगा, स्पेस तक नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम अपन ने रखा ग्रैंड टोटल, नहीं रख सकते। अगर मैंने वेरिएबल का नाम दिया ग्रैंड टोटल, कंपाइलर विल जनरेट सिंटैक्स एरर जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन ग्रैंड एंड टोटल। अगर आपको नाम ग्रैंड टोटल देना है, सिंपल इंटरेस्ट देना है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, नाम को कंटिन्यूस कर दें, मतलब ऐसे कर दें, बिल्कुल ठीक, लाइक दिस विल बी एक्सेप्टेड। ऑप्शन नंबर 2, नॉर्मली इतना बड़ा नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत देता है, तो लोग बीच में लगा देते हैं अंडरस्कोर। इससे ना कोई मेमोरी बच रही है, ना कुछ हो रहा है, सिर्फ रीडेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो बहुत बड़ा नाम अगर है तो आप बीच बीच में अंडरस्कोर लगाकर अपने नाम को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। सो ग्रैंड अंडरस्कोर टोटल चलेगा, ग्रैंड टोटल चलेगा, ग्रैंड स्पेस टोटल नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात भी मैंने आपको इसी रूल में लिखवा दी है, वेरिएबल के नाम की शुरुआत अंडरस्कोर से हो सकती है। अभी क्या लिखवाया था मैंने? अल्फाबेट से होनी चाहिए। अब एक और रूल है, अल्फाबेट से भी हो सकती है, अंडरस्कोर से भी हो सकती है। तो मैं कुछ डिक्लेरेशंस दे रहा हूं, बोर्ड पे देखें सभी लोग, बातें बाद में कर लीजिएगा। आपसे मैंने बोला है फंडामेंटल्स चल रहे हैं प्रोग्रामिंग के, ये अच्छे हो गए, लाइफ में हर लैंग्वेज आपसे आसानी से बन जाएगी, वरना हिलते डुलते रहेंगे अपन सी प्लस प्लस जावा सब जगह। इसलिए ध्यान से देखिए,
मैंने वेरिएबल का नाम दिया a अंडरस्कोर, क्या बोलते हैं, चलेगा? यस, नाम की शुरुआत हो रही है विद लेटर, लेटर कैन बिकम द फर्स्ट कैरेक्टर। ओके, क्या अंडरस्कोर a चलेगा? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल चलेगा। क्या अंडरस्कोर 1 चलेगा? चलेगा। हुए आप कंफ्यूज? अंडरस्कोर 1 चलेगा, अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है ना नाम, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल चलेगा। लेकिन क्या 1 अंडरस्कोर भी चलेगा? नहीं चलेगा, दैट विल गिव एरर। क्या खाली अंडरस्कोर चलेगा? ऐसे लिख सकता हूं, लाइक दिस। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और ये मत सोचिएगा सर ये इतना पिद्दू सा क्या करेगा मेमोरी में, ये अच्छी खासी जगह लेगा, एग्जैक्ट स्पेस ऑफ 2 बाइट्स। वेरिएबल के नाम के हिसाब से साइज मत देखिएगा, साइज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप। और ऐसा करिएगा भी मत कि आप अंडरस्कोर नाम देने की आदत रखें, अंडरस्कोर नाम देना अच्छा नहीं है, ये रीडेबिलिटी को स्पॉइल करता है। स्टिल अगर बात सिंटेक्स की करूं तो सी को कोई तकलीफ नहीं है, आप अंडरस्कोर भी अपने वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। अंडरस्कोर अंडरस्कोर भी चलेगा, 2 अंडरस्कोर। भाई भाई, जब आर आर चल सकता है तो फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्यों नहीं चल सकता है? बिल्कुल चलेगा। बढ़िए आगे, कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक, अब वो रूल जो आप 2 दिन से देख रहे हैं, पता नहीं है आपको कि एक रूल है, क्या देख रहे हैं 2 दिन से जिसका जवाब नहीं मिल रहा था? सी एल आर एस सी आर नीचे, और वेरिएबल क्यों बना रहा था मैं ऊपर। लिखिए रूल नंबर 4, इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम we are not allowed to declare, we are not allowed to declare variables after giving function calls, after giving function calls, full stop. However, there is no such restriction, however there is no such restriction in C++। क्या समझ में आया बताओ? सी लैंग्वेज का रूल है, फंक्शन कॉलिंग के बाद आप वेरिएबल नहीं बना सकते। तो बताइए मुझे, अगर मैंने CLR SCR के बाद इंट आर लिखा तो ये चलेगा? क्या बोलते हैं, ये कंपाइल होगा कि नहीं होगा? सी लैंग्वेज कहती है फंक्शन कॉल के बाद वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं CLR SCR के बाद लिख रहा हूं इंट आर, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि ये सी लैंग्वेज का कोड ही नहीं है। एक्सटेंशन देखिए ऊपर, डॉट CPP। आपको मैंने बोला ना, इन C++ देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। तो भले ही हमने ये सी लैंग्वेज का कोड लिखा है, कंपाइलर इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ CPP बिकॉज एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज CPP, और ये कोड बिना किसी दिक्कत के कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं, प्रोग्राम को सेव करता हूं, नाम देता हूं demo.c। ठीक है, कोड सेम है, बस नाम .c रख दिया है मैंने। जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा एरर आएगी, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, और आपकी इंट आर वाली लाइन हाईलाइट होगी। हाँ, उसे क्या हो गया, हेडर फाइल आप किसी की भी लगाएं, एक्सटेंशन तो CPP दिया हुआ था ना, तो कंपाइलर एक्सटेंशन देखकर चीजें डिसाइड करता है, हेडर फाइल तो की लग सकती है। ठीक है, तो अब सी में काम कर रहे हैं तो कंपाइलर दे रहा है आपको एरर, लेकिन याद रखिएगा ये एरर टर्बो में है, GCC में नहीं आएगी। GCC में सी लैंग्वेज में भी एरर नहीं आएगी, क्योंकि GCC कंपाइलर कुछ डिफरेंट रूल्स लेता है, वो ज्यादा रूल C++ वाले फॉलो करता है, और वहां पर ये कोड चल जाएगा। लेकिन टर्बो में ये तभी चल पाएगा जब एक्सटेंशन हो .cpp, .c पे नहीं चलेगा, एरर विल अराइज, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर। आगे बढ़िए, कितने हो गए, 5, 4 सॉरी, पांचवा लिखिए। बहुत देर से आप परेशान हैं, एक लाइन में डिक्लेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? लिखिए, if the variables are of same data type, if the variables are of
same data type, comma, they can be declared in the same line separated with commas. If the variables are of same data type, they can be declared in the same line separated with commas. क्या सीखा बताओ? अगर मुझे 3 वेरिएबल बनाने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स रखने के लिए, तो नोटिस करिए इन वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन ऐसे तो मैं कर ही सकता हूं, क्योंकि इनकी डेटा टाइप सेम है, मैं इन्हें एक लाइन में भी कर सकता हूं, सेपरेटिंग देयर नेम्स विद अ कॉमा. ये भी चलेगा, है ना, लेकिन तब नहीं चलेगा जब इन तीनों की डेटा टाइप होगी डिफरेंट. तब कॉमा काम नहीं करेगा, तब लगाना पड़ेगा सेमीकोलन. इसीलिए रोल, ग्रेड और परसेंटेज नहीं चले थे, लेकिन ये तीनों कॉमा से सेपरेट होकर चल जाएंगे. रूल नंबर 6, maximum length of a variable name in a C language program, maximum length of a variable name in a C language program can be up to 32 characters. क्या मतलब? वेरिएबल के नाम में जो आप लेटर्स लिखते हैं वो एक वेरिएबल के लिए एट द मोस्ट 32 तक अलाउड है. ठीक है, और ये मत सोचिएगा सर 32 लेटर का नाम बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं लेगा. मैं फिर याद दिला दूं, मेमोरी नाम को देखकर नहीं डिसाइड होती, मेमोरी डेटा टाइप को देखकर डिसाइड होती है. ठीक, आइए अब नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं डेटा टाइप्स.